वेलकम बैक। आगाज में आपको बताएं कि तौहीन अदालत केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का राना शमीम, मीर शकील रहमान, आमिर गौरी और अंसार अब्बासी पर 7 जनवरी को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। तमाम फरीकैन ज़ाती हैसियत में अदालत तलब कर लिए गए। बयान हल्फी देखने के बाद दोबारा सील। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बयान हल्फी संगीन मामला है। इस पर बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे शाह खालिद हमारे साथ मौजूद है। शाह खालिद, आज की समाअत में क्या हुआ? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 7 दिसंबर को फर्द जुर्म आयद करने का हुक्म दे दिया है। तौहीन अदालत केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने राना शमीम पर फर्द जुर्म आयद करने का हुक्म दिया है, जबकि अंसार अब्बासी, मीर शकील रहमान और आमिर गौरी पर भी फर्द जुर्म आयद का फैसला कर लिया गया है। जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बयान हल्फी तौहीन अदालत केस के तमाम फरीकैन को 7 दिसंबर को तलब कर लिया है, जबकि बयान हल्फी तौहीन अदालत केस में फरीकैन को माफी जो है ये ना मिल सकी। जबकि राना शमीम के वकील लतीफ अफरीदी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि राना शमीम ने इस बयान हल्फी को माना है और इसके बैकग्राउंड में जाना तब बातें हैं। साथ में उनका ये कहना है कि वो सच से क्यों इनकार करेंगे, जब केस चले तो मुमकिन है इसमें बहुत सारे आ जाए। मैंने अदालत को कहा कि इंक्वायरी की जरूरत है, आइंदा भी कहूंगा। साकिब निसार की सफाई के हवाले से बात को नजरअंदाज किया गया और गवाहान में बड़े बड़े नाम आ सकते हैं। हर दफा अटार्नी जनरल मुतनाज़ा बात कर जाते हैं जो इन्हें नहीं करनी चाहिए। अदालत ने समाअत जो है ये मुलतवी कर दी है और तमाम फरीकैन को तलब किया है। तमाम फरीकैन अदालत में पेश होंगे और उन पर फर्द जुर्म जो है वो आयद की जाएगी। जी ठीक है जी, 7 जनवरी को इन मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका शाह खालिद। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि बयान हल्फी रिकॉर्ड कराने के वक्त वो अकेले थे। सहाफ़ी ने ऐसे में सवाल किया कि कहा जा रहा है कि आपने नवाज शरीफ के साथ बैठकर बयान हल्फी बनाया, क्या इस बात में कोई सदाकत है? राना शमीम ने जवाब दिया, ये बात तो आप उनसे पूछें जो ऐसा कह रहे हैं। जो मियाँ साहब के साथ बैठ के ये हल्फनामा दिया, इसमें कितनी सदाकत है? आप कोई इस पे कमेंट करेंगे? जिन्होंने काम से पूछा ना, मैं आपने अकेले ये हल्फनामा दिया था? बिल्कुल। आपने अंसार अब्बासी की स्टोरी पे नो कमेंट क्यों नहीं किया राना साहब? मुझे तो जब मैं तो अपने भाई के जनाजे पे बैठा हुआ था, जब उसके फोन आ रहा था, मेरी तो बात ही नहीं, उससे पूछे कहाँ बात हुई है मेरी उनसे? नहीं, लेकिन आपसे एक दिन पहले बात हुई। बार टूटी फूटी बातें हो रही थी। हाँ। मैंने किसी को अलाउ नहीं किया, ना मैंने किसी को डिस्क्लोज किया है, ना किसी के पास ये मैंने भेजा। मेरे पास लेकिन आपने तस्दीक की, आपने तस्दीक की, राना साहब आपने तस्दीक की, आपने मना भी नहीं किया। आपने मना नहीं किया सर कि ये प्रिविलेज डॉक्यूमेंट है। ये प्रिविलेज डॉक्यूमेंट है। ये सीधे नबारू राना शमीम साहब, अंसार अब्बासी साहब को आप कोई कानूनी नोटिस देंगे? वक्त आने पे देखेंगे ना, जो एडवाइस करेंगे मेरे वकील साहब। और इस मौके पर राना शमीम के वकील लतीफ आफरीदी ने भी बात की है, वो आपको दिखाते हैं। साहब ने इस एफिडेविट को, इसके कंटेंट्स को मान लिया, जो हकीकत थी, जो सच बात थी उसने तस्लीम किया। नियत किया था, ये था, वो था, ये सारी बातें हैं। इनको इस्टेब्लिश करना है, वो बड़ी लंबी चौड़ी बात है। मेरे ख्याल में राना साहब ने सही किया है। अगर जब वो प्रोसिक्यूट होगा तो इसमें मुमकिन है और भी बहुत सी बातें आ जाएंगी। मैंने तो कहा कि ये इंक्वायरी की ज़रूरत है और मैं अगली दफ़ा भी कहूँगा। और ये चार्ज तो हमारी मर्जी है कि चार्ज का हम जवाब दें कि न दें। हमें जेल भेज दें, ठीक है। साकिब निसार साहब को बुलवाने का कहेंगे? वो तो आज कहा किसी ने, पाकिस्तान बार कौंसिल ने कहा कि दूसरा साइड जो है काउंटर एफिडेविट पेश करे अदालत में, लेकिन उन्होंने उसको नज़रअंदाज किया। चौधरी फवाद साहब ने फरमाया तो वो तैयार हो जाए यहाँ अदालत में पेश होने के लिए। हाँ, हम इसको देखेंगे कि आप वहाँ कैसे थे उस वक्त। तो शायद आप कोई मेरी तरह थर्ड क्लास किस्म के वकील थे, वजीर तो नहीं थे। हर दफ़ा हमारे मोहतरम अटॉर्नी जनरल साहब जो हैं जब आ जाते हैं तो ऐसी मुतनाज़िब बात कर लेते हैं जो कि उन्हें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो अभी तक प्रोसिक्यूटर भी नहीं है। अब तक तो उसकी पोजीशन को भी क्वेश्चन किया जा सकता है कि आप किस हैसियत से यहाँ आ रहे हैं। अटॉर्नी जनरल हैं आप ज़रूर, लेकिन क्या आप अपनी नौकरी पक्की करने के लिए आ रहे हैं?
राना शमीम ने सिंध हाई कोर्ट का जज बनने के लिए उम्र छुपाई। उस वक्त के चीफ जस्टिस ने राना शमीम को मुस्तकिल जज बनाने की तजवीज़ मुस्तरद की। अक्टूबर 2008 में लिखे गए चीफ जस्टिस ज़हीर जमाली के ख़त में इंकशाफ, जज बनते वक्त राना शमीम की उम्र 62 साल से ज़ायद हो चुकी थी। बार कौंसिल के रिकॉर्ड में पैदाइश का साल 1946 से बदलकर 1950 कराया। खत में कहा गया कि बतौर एडिशनल जज राना शमीम की ईमानदारी, मुश्तबा और काबिलियत मायूस कुन रही। राना शमीम हाई कोर्ट का जज बनने की अहलियत नहीं रखते। बशीर मेमन पर मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमात में इश्तिहारी की पुश्त पनाही का इल्ज़ाम। ज़राए के मुताबिक साबिक DG FIA बशीर मेमन को तहकीकात के लिए तलब कर लिया गया है। डायरेक्टर FIA लाहौर ने बशीर मेमन को तहकीकात के लिए तलब किया है। डायरेक्टर मिडिल ईस्ट वजारत खारजा सईद सरवर और डिप्टी काउंसल जनरल दुबई ज्ञान चंद को भी तलबी का हुक्म जारी किया गया है। ज़राए का कहना है कि मतलूब अफराद पर इंटरपोल को गिरफ्तारी में रुकावटें डालने का इल्ज़ाम है। और अदालती अहकामात के बाद नस्ला टावर के जिम्मेदारान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान, सिंधी कोऑपरेटिव मुस्लिम सोसाइटी के जिम्मेदारान और दीगर मुतालिका इदारों को नामजद किया गया है। पुलिस ने बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, सिंधी मुस्लिम कोऑपरेटिव सोसाइटी से जिम्मेदारान के नाम तलब कर लिए। पुलिस की तफ्तीशी टीम सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के दफ्तर भी गई थी। पुलिस का कहना है कि मुकदमे की कॉपी पहले सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाएंगे। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में गटर बागीचा केस की समाअत हुई है। इसी हवाले से बात करेंगे हमारे नुमाइंदे फारूक समी से। जी फारूक। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में गटर बागीचा केस की समाअत हुई है और समाअत के दौरान जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर कराची जो है वो भी आज अदालत में पेश हुए। अदालत में पेशी के मौके पर जो है वो उनसे ये इस्तफसार किया गया कि आपने वहाँ पर जो तजावुज़ात हैं उनके खात्मे के लिए क्या इक़दाम किए हैं, जिसको उनका कहना था कि जो अदालती अहकामात हैं उन पे अमल दरामद किया जा रहा है और तमाम मामला जो है वो खुद ही चल रहे हैं। मैं जो चेयरमैन KMC सोसाइटी थे उनका ये कहना था कि अगर ये ख़त्म कर दी गई सोसाइटी तो हम कहाँ जाएंगे। अदालत ने उनका ये भी कहना था, उनके वकील भी आज पेश नहीं हुए, तो उनका ये कहना था कि उनको तारीख दी जाए, जिस पर जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन ने बहमी का इज़हार किया और उन्होंने कहा कि तारीखी भी हरबे इस्तेमाल नहीं करने देंगे। अंबर अली भाई जी जो कि शहरी तंजीम की सरबराह हैं, उनका ये कहना था कि 25 साल से मुकदमा इल्तिफा का शिकार है, कभी दस्तावेजात नहीं होते और कभी वकील न होने का बहाना किया जाता है। अदालत ने केस की जो समाअत है वो 11 जनवरी तक मुलतवी करते हुए कहा है कि आइंदा जब वकील आए तो मुकम्मल तैयारी के साथ इस्लामाबाद में पेश हों और जो इस्लामाबाद नहीं आ सकते वो कराची से वीडियो लिंक के जरिए जो है वो इस केस को चलाएं। जी ठीक है, शुक्रिया आपका फारूक। और तारिक रोड पर रफाई प्लॉट्स पर मदीना मस्जिद की तामीर से मुतालिक केस की समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने एडमिनिस्ट्रेटर ईस्ट और मस्जिद इंतज़ामिया को फौरी पेश होने का हुक्म दे दिया है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि पार्क की ज़मीन पर मस्जिद बना दी गई, पार्क किसके कब्जे में था जिस पर मस्जिद बनाई गई। एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ ने बताया कि मस्जिद का औकाफ से ताल्लुक़ नहीं। जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए कि मस्जिद की गैर कानूनी तामीर हो गई, आपको मालूम ही नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आपको कुछ करना है या नहीं, या फिर हमारे इंतज़ार में ही बैठे रहना है। आप लोगों का क्या काम है, सिर्फ तनख्वाहें लेने बैठे हैं या सिर्फ कागज़ इधर उधर करना है। कान से सुनते हैं, आंख से देखते हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि कराची के सनती इलाके साइट एरिया में कपड़ों की फैक्ट्री में आज सुबह लगने वाली आग पर ताहाल काबू नहीं पाया जा सका। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिशों में मुसलसल मसरूफ हैं। रेंजर्स और पुलिस एहलकार भी इमदादी कार्रवाइयों में शरीक हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे नज़ीर शाह से। जी नज़ीर। आप बिल्कुल देखें, मैं इस वक्त साइड एरिया सीमेंट चौधरी के करीब उस फैक्ट्री के अकब में मौजूद हूँ, जहाँ पर सुबह 6 बजे तकरीबन आग लगी थी, जिस पर काबू पाने के लिए कोशिश की जा रही है। 9 से ज़ायद फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने इसमें हिस्सा लिया है। रेंजर्स के जवान भी चाहे वो पर पहुँच गए थे और अपने इमदादी कामों में हिस्सा लिया था। रेस्क्यू रज़ाकार भी मौजूद है। जैसा कि देखा जा सकता है कि तकरीबन ये 4 मंजिला इमारत है जहाँ पर ये आग लगी थी। दूसरी मंजिल में कपड़े का गोदाम है, उसमें बताया जा रहा है कि आग लगने का वाक़या पेश आया था। फायर ब्रिगेड हुक्काम का कहना है कि आग पर तकरीबन काबू पा लिया गया है और आग को महदूद कर दिया गया था कि एक हिस्से पर मुकम्मल काबू पा लिया गया, जिस पर कूलिंग का अमल जारी है। जल्द के मुकम्मल तौर पर जल्द इस आग पर काबू पा लिया जाएगा। जी, मुल्क की मौसम की बात करते हैं। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी से हर तरफ सफ़ेदी ही सफ़ेदी नजर आने लगी। शिमाली बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी के बाद सर्दी भी उरूज पर पहुंच गई। कोयटा और कल्लात में दर्जा हरारत -6 रिकॉर्ड किया गया।
कराची में भी ठंड का राज है। बर्फबारी, बारिश, यखबस्ता हवाएं, कराची से खैबर तक सर्दी के डेरे। गलियात का खान, नारान, मान, सहरा और सवात में बर्फीले नजारे। कालाम में 10, मालम जब्बा मरी में 8, दीर में 1 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। गुब्स में दर्जा हरारत -8, स्कर्दू में -5 रिकॉर्ड किया गया। शुमाली बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी के बाद सर्दी में इजाफा हो गया। कोयटा और कलात में पारा -6 तक गिर गया। कराची में गुज़िश्ता रोज की रिमझिम ने सर्दी बढ़ा दी। शहर का दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पंजाब के मैदानी इलाकों की फजाओं में धुंध का राज बरकरार है। कौमी शाहराहों और मोटरवेज पर हद निगाह कम होने से सफर दुश्वार हो गया है। और दूसरी जानिब शांगला में 2 रोज से जारी बारिश और बर्फबारी का सिलसिला थम गया है। आज धूप निकली हुई है और बर्फ से अटे पहाड़ी इलाकों की खूबसूरती देखने के लिए सयाहों ने भी बड़ी तादाद में शांगला का रुख किया है। दर्जा हरारत मनफी में जाने पर सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे सरफराज खान से। जी बिल्कुल, ज़िला शांगला में गुज़श्ता 2 रोज़ से जारी बर्फबारी के बाद आज बारिश और बर्फबारी का सिलसिला थम चुका है। धूप भी निकली हुई है और हर सू खूबसूरती ही खूबसूरती नजर आ रही है। शांगला के जो बालाई पहाड़ी इलाके हैं वो बिल्कुल बर्फ से अट चुके हैं और तमाम बालाई पहाड़ी इलाकों ने बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। यहाँ जो अभी दर्जा हरारत है वो नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया है और सर्दी की शिद्दत में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है। शांगला की जो खूबसूरती है उसे देखने के लिए सयाहों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो शांगला का रुख कर रही है और यहाँ के खूबसूरत मौसम और स्नोफॉल जो हुई है उसके बाद के मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। उधर गिलगित बल्तिस्तान में गुज़श्ता रात ज़लज़ले के बाद आफ्टर शॉक्स का सिलसिला सुबह तक जारी रहा। शदीद सर्दी में शहरियों ने घरों से बाहर रात गुजारी। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे मसूद अहमद। जी, गुज़श्ता रात गिलगित बल्तिस्तान के तमाम अज़ला में तकरीबन जो है ज़िलज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। पूरी रात तकरीबन जो है मुख्तलिफ इलाकों में आफ्टर शॉक्स का जो सिलसिला था वो जारी रहा। इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में -3 टेम्परेचर है, पहाड़ों पर बर्फबारी हो चुकी है। ऐसे में लोग जो है ज़िलज़ले के ख़तरात के पेश नज़र खुले मैदानों में, खुली जगहों में रात बसर करने पर मजबूर हुए। इसी तरह जो है सुबह के औकात में भी आफ्टर शॉक्स का जो सिलसिला था वो जारी रहा और लोग जो है शदीद खौफ व हिरास का शिकार हैं। इसमें सबसे ज़्यादा मुतासिर जो है वो ज़िला अस्तोर के इलाके दोया, शल्तर, मुश्किन वगैरह हैं। वफाकी वज़ीर मवासलात मुराद सईद ये कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत बलूचिस्तान में 3300 किलोमीटर सड़कें बना रही है। इन सड़कों का काम गुज़श्ता 15 साल से 3 गुना ज़्यादा है। कराची, कोयटा, चमन, कचलाक, खुजदार, शाहरा के पहले सेक्शन पर इस माह काम का आगाज़ होगा। दूसरा सेक्शन प्रोक्योरमेंट और 2 सेक्शन फिजिबिलिटी स्टेज पर हैं। वफाकी वज़ीर मवासलात मुराद सईद कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत बलूचिस्तान में 3300 किलोमीटर सड़कें बना रही है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद की मुलाकात हुई। पंजाब में तंजीमी उमूर, सियासी सूरत हाल और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। उस्मान बुज़दार ने शफ़क़त महमूद को तहरीक इंसाफ पंजाब का सदर बनने पर मुबारकबाद दी। शफ़क़त महमूद ने अंडरपास की रिकॉर्ड मुद्दत में तकमील पर वज़ीर आला को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने कहा कि अब्दुल सत्तार ईदी अंडरपास से आमदोरफ्त में आसानी होगी। आपका ये मंसूबा लाहौर के शहरियों के लिए एक तोहफ़ा है। आपने मंसूबों में लूट मार कल्चर को दफन करके शफाफियत को फ़रोग़ दिया। माजी में हर मंसूबे में माल बनाया गया, कौमी वसाइल को बेदर्दी से लूटा गया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि लाहौर की तरक्की के लिए अरबों के मंसूबों पर तेज़ी से काम जारी है। मंसूबों में करोड़ों रुपए की बचत करके नई मिसाल कायम की है। लाहौर के शहरियों के लिए एलिवेटेड एक्सप्रेस वे का प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। मंसूबे पर 50 अरब रुपए लागत आएगी। जो भी वादा किया वो निभाया। इल्ज़ामात की सियासत करने वालों का कोई मुस्तकबिल नहीं। प्रोपेगेंडा करने वाले जान लें, अवामी खिदमत खोखले दावों से नहीं होती। और बिलावल भुट्टो जरदारी ने घड़ी खुदा बख्श में बेनज़ीर भुट्टो के मज़ार पर हाज़िरी दी है। तफसीलात के लिए हमारे साथ हैं हमारे नुमाइंदे बाबू इकबाल, आगाह कीजिएगा। हाँ, अभी से कुछ देर कबल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी घड़ी खुदा बख्श पहुंचे और अपनी वालदा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और अपनी नानी बेगम रुस्सत भुट्टो
اور جبکہ دونوں ماموں کے اور پورے قبرستان کے تمام قبروں پہ جا کے انہوں نے فاتح خوانی کی اور پھول چڑھائے اور کچھ دیر وہاں انہوں نے وقت گزارا، اور اب اس کے بعد جو ہے وہ واپس مدیروں کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ آگاہ کر رہے تھے آپ ابو اقبال، شکریہ۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز نواز شریف کے آنے سے پریشان ہیں۔ نواز شریف کا پاسپورٹ اور ویزا ختم ہونے والا ہے، آئیں اور جیل کاٹیں۔ ترجمان حکومت پنجاب حسان خاور کے نواز شریف اور بلاول بھٹو پر لفظی وار۔ حسان خاور بولے کہ بلاول نے کہا کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے جو انہوں نے سندھ کے عوام سے لیا۔ بلاول اور زرداری کا انتقام ختم ہونے کو نہیں آ رہا۔ نواز شریف صاحب ان کا پاسپورٹ جو ہے وہ بلاک ہے، ان کا ویزا بھی ایکسپائر ہو رہا ہے، تو مسلم لیگ نون کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ میاں صاحب کو واپس آنا پڑے گا۔ میاں شہباز شریف صاحب ہیں اور حمزہ شہباز، ان کے آنے سے ضرور پریشان۔ وہ ڈیل جس کی تلاش میں وہ در بدر بھٹک رہے ہیں، اس ڈیل کا حصول شاید مزید مشکل ہو جائے گا۔ اس وقت پورے پاکستان میں سب سے پیچھے جمہوریت جو ہے وہ بہترین انتقام ہے۔ یہ سارا کا سارا انتقام لگتا ہے کہ انہوں نے سندھ کی عوام سے لے لیا ہے، کا انتقام ختم ہونے کو ہی نہیں آ رہا۔ تو میری ان سے درخواست ہے کہ خدا را سندھ کی عوام کی جان چھوڑ دیں اور آپ پنجاب کی فکر نہ کریں، آپ کی تو سندھ میں بھی شاید حکومت نہیں بن پائے گی۔ اگر آپ لاہور آنا چاہتے ہیں تو آپ لاہور آئیں، آپ دہی بھلے کھائیں، 1.5-2 درجن لوگوں سے اپنا خطاب بھی کریں۔ اس سے زیادہ میں نہیں سمجھتا کہ لاہور میں اور پنجاب میں آپ کی کوئی سیاسی حیثیت ہے۔ اور پاک وطن سے 4 سالہ بچی کے لاپتہ ہونے کے واقعے پر وزیر اعلیٰ پنجاب نے ARY نیوز کی خبر پر نوٹس لے لیا ہے۔ عثمان بزدار نے RPO ساہیوال سے رپورٹس طلب کر لی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے بچی کو جلد بازیاب کروانے کے احکامات بھی جاری کر دیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے احکامات دیے کہ بچی کی جلد بحفاظت بازیابی یقینی بنائی جائے۔ گاؤں ڈھپئی سے 22 دسمبر کی شام 4 سالہ عدن فاطمہ لاپتہ ہوئی تھی۔ ARY نیوز نے 6 روز بعد بھی بچی کا سراغ نہ لگنے کا معاملہ اٹھایا۔ جام شوروں میں انڈس ہائی وے پر 2 مسافر کوچ کے درمیان تصادم ہوا، جس کے نتیجے میں 2 افراد جاں بحق اور 15 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ زخمیوں میں پیپلز پارٹی کے گڑی خدا بخش میں جلسے سے کراچی واپس جانے والے قافلے کے جیالے بھی شامل ہیں۔ پولیس کے مطابق مسافر کوچ لاڑکانہ سے کراچی کے علاقے گولی مار جیالوں کو لے کر واپس جا رہی تھی کہ سامنے سے آنے والی کوچ سے ٹکرا گئی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ PSL 7 اور 8 کے رائٹس ARY اور PTV کو کیوں ملے۔ شکست خوردہ جیو نے سوشل میڈیا، اخبار اور اپنے چینلز پر نشریاتی حقوق غیر قانونی ہونے کی جھوٹی مہم شروع کر دی۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کو بھی گمراہ کیا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ PTV اور ARY نے PSL کی نشریاتی حقوق قانون کے مطابق لیے۔ PTV اور ARY کے درمیان شراکت داری کا باقاعدہ معاہدہ موجود ہے۔ PSL 7 اور 8 کے رائٹس ARY اور PTV کو کیوں ملے؟ شکست خوردہ بڈر جیو نے رونا دھونا شروع کر دیا۔ جن جیو نیٹ ورک نے سوشل میڈیا، اخبار اور اپنے چینل پر منفی مہم شروع کر دی کہ نشریاتی حقوق غیر قانونی طریقے سے حاصل کیے گئے۔ جیو نے حقائق چھپانے کے علاوہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کو بھی گمراہ کیا۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے حقائق کی تصدیق کیے بغیر پاکستان کرکٹ بورڈ کو خط بھیج دیا۔ PTV اور ARY کی کنسورشیم پارٹنرشپ کے قانونی ہونے پر سوال اٹھا دیے۔ حقائق یہ ہیں کہ PTV اور ARY نے PSL کے نشریاتی حقوق قانون کے مطابق لیے۔ پیپرا قوانین کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی گئی۔ PTV اور ARY کے درمیان باقاعدہ معاہدہ ہوا، جس کے مطابق 2021 سے 23 تک PTV جو بھی نشریاتی حقوق حاصل کرے گا تو ARY کو کیریئر دے گا۔ حقوق ARY حاصل کرے تو PTV کے ساتھ کیریئر شیئر کرے گا۔ دونوں نشریاتی حقوق کے لیے مشترکہ بولی بھی دے سکتے ہیں۔ اگست میں PTV کی جانب سے مختلف اخباروں میں ٹینڈر کا اشتہار دیا گیا۔ انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک مقابلوں کے نشریاتی حقوق کے لیے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت درخواستیں طلب کی گئیں۔ ARY نے اسی ٹینڈر کے ذریعے PTV کے ساتھ اشتراک کیا۔ معاملہ یہیں تک تھا تو جیو کو بظاہر کوئی مسئلہ درپیش نہیں تھا۔ جیسے ہی اس شراکت داری کے ذریعے PTV اور ARY کنسورشیم نے PSL کے لیے بولی جیتی، شکست خوردہ جیو نے گمراہ کن مہم شروع کر دی۔ اور نئے سال کی آمد کا جشن منائے ARY لگونا اور DHA سٹی کراچی کے سنگ۔
31 दिसंबर की रात ग्रैंड म्यूजिकल कॉन्सर्ट में अली जफर, सज्जाद अली, साहिर अली बग्गा और दीगर गुलकार आवाज़ का जादू जगाएंगे। ARY लागूना और DHA सिटी कराची ला रहे हैं नए साल की आमद पर सितारों के साथ मेगा जश्न। गुलकारों की कहकशां मनाएगी नए साल की आमद का जश्न अवाम के साथ। ARY लागूना और DHA सिटी कराची के ज़ेरे एहतमाम सेलिब्रेशन में शिरकत की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल। अवाम की भरपूर दिलचस्पी पर ARY लागूना और DHA कराची का इजहार तशक्कुर। अपनी शिरकत यकीनी बनाएं। वेबसाइट पर रीकन्फर्मेशन कराएं वरना सीट कैंसिल हो जाएगी। 31 दिसंबर की रात ग्रैंड म्यूजिकल कॉन्सर्ट में मारूफ गुलकार अली जफर, सज्जाद अली, साहिर अली बग्गा, नताशा बेग और अमानत अली आवाज़ का जादू जगाएंगे। न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।